नमस्कार, मैं हूं ललित घारपुरे और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी माफिया का मकर जाल में। इंस्टेंट लोन ऐप जिनकी गूगल प्ले में हजारों की तादाद में भरमार है, जो मिनटों में आपके हजारों लाखों का लोन दे देते हैं और वो भी बिना किसी गारंटी के। इधर आपके खाते में लोन का पैसा क्रेडिट होता है और उधर शुरू हो जाता है मनी माफिया का मकर जाल। जी हां, और आज की हमारी ये खास पेशकश मनी माफिया के फैलते नेक्सस को आज तार तार करने वाली है। हम मनी माफिया की हर परत खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे ये माफिया मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उसका अंजाम होता है सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इस इंस्टेंट ऐप के जाल में फंसकर कैसे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हंसते खेलते इस परिवार की तस्वीरें देखकर शायद आपको एक बार यकीन ना हो, लेकिन सच यही है कि ये चारों अब इस दुनिया में नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड ने एक और हंसते खेलते परिवार को मौत के अंधे कुएं में धकेल दिया। एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ी, इन्हें सामूहिक रूप से खुदकुशी करनी पड़ी। भूपेंद्र ने पहले तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया और फिर खुद पत्नी के साथ फांसी के फंदे पर लटक गया। पुलिस को मौका वारदात से 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने और अपने परिवार की मौत की वजह एक ऑनलाइन ऐप को ठहराया है। एक चीज़ हुआ था उनके साथ, मतलब उनने कोई वो लिंक खुली होगी तो उसमें ना मतलब वो लोन वगैरह का था तो उन्होंने लिया नहीं था। हालांकि उन्होंने क्लिक करा और खुले भी नहीं, और फिर क्या बोलते वो मतलब उनका पूरा हैक हो गया था, सब कुछ पूरा मतलब कंप्यूटर और मोबाइल सब कुछ हैक हो गया, जिसके कारण उनका सारा कुछ अकाउंट वगैरह खाली हो गया था और वो ब्लैकमेल कर रहा था फोन ला के। दरअसल एक 8 साल का बेटा रिशु और 3 साल की बेटी किशु और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे भूपेंद्र विश्वकर्मा की जिंदगी में अचानक टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन जॉब का लिंक आया, जिसे भूपेंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआती दौर में तो भूपेंद्र को कंपनी ने प्रॉफिट के साथ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, लेकिन धीरे धीरे कंपनी काम का दबाव बनाने लगी। भूपेंद्र को जब पैसों की जरूरत आन पड़ी तो सिविल खराब होने की वजह से उसे बैंक ने लोन नहीं दिया। भूपेंद्र ने ऑनलाइन कंपनी से ही लोन ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही ऑनलाइन कंपनी से भूपेंद्र पर पैसे लौटाने की धमकी आने लगी। जुलाई में कंपनी ने भूपेंद्र के फोन को हैक कर लिया और पैसे वापस नहीं मिलने पर परिजनों और दोस्तों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने की धमकी देने लगे। भूपेंद्र इस मानसिक प्रताड़ना से तंग आ चुका था, जिसके बाद उसे जिंदगी को खत्म करना ही आखिरी रास्ता नजर आया। प्रारंभिक जांच में ये आया है, जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है कि ये पूरा मैटर जो है पैसों का है। ये इन्होंने कर्ज ले रखा था और कर्ज की भरपाई नहीं कर पा रहे थे, उसके दबाव में इन्होंने ये कदम उठाया। नहीं तो ये अभी इसको देखना होगा कि इसमें ऐसा हमको लग रहा है कि कोई साइबर फ्रॉड का एंगल भी है। संभवतः हो सकता है कोई लोन ऐप हो या फिर कोई और तरीका हो जिससे कि इनके पैसे गए हैं। वो अभी इनके जो मोबाइल फ़ोन है उसके फोरेंसिक डिटर्मिनेशन पे और बैंक अकाउंट्स और फ़ोन रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे क्लियर होगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एसआईटी गठित कर दी है और इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर जल्द ही डीसीपी साईं कृष्ण थोटा को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस डिजिटल होते दौर में हमें भी बड़े ही सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर क्राइम की इस दुनिया में कभी भी कहीं भी आप शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक नया अपराध अब आपके सामने खड़ा हो गया है, बाप फैलाए आपको फंसाने के लिए। इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज हेड मौजूद हैं, सुनील सिंह बघेल साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं,
साथ ही हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और एक के बाद एक हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरी घटना से आपको अवगत करा देते हैं कहां कहां यह घटना हुई है। तो भोपाल की अगर यह घटना की बात करें तो ये अपने आप में अकेली नहीं है। आत्महत्या के मामले पुलिस की फाइलों में तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसके कारणों की तह तक जाने में ना तो पुलिस को रुचि होती है और ना ही उनके पास इतने संसाधन होते हैं। आत्महत्या के ज्यादातर मामलों में पुलिस की रुचि मर्ग कायम कर खात्मा करने तक ही सीमित होती है। अगर बीते 2 सालों की बात करें तो अकेले मध्य प्रदेश में ही इंस्टेंट लोन ऐप संचालकों की प्रताड़ना से परेशान होकर 2 दर्जन से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इन मामलों में परिजनों ने तो आत्महत्या के पीछे लोन ऐप संचालकों द्वारा दी गई प्रताड़ना को दोषी ठहरा, लेकिन पुलिस के हाथ किसी भी आरोपी के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं और समय समय पर सरकार कुछ ऐप पर पाबंदी भी लगाती रही है, लेकिन इसके बावजूद आज तक फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप माफिया पर लगाम नहीं कसा जा सका है। इंदौर में बीते 2 सालों में ऐसे 8 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस लोन ऐप माफिया के निशाने पर छोटे शहर ज्यादा है। जी हां, यह देखा गया है। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो मंडला, रायसेन, शिवपुरी, ये जो छोटे शहर है, इन शहरों में स्टेट लोन ऐप के जाल में फंसकर कई युवक आत्महत्या तक कर चुके हैं। और चलिए अब आपको बताते कि भोपाल में घटी इस घटना से पहले भी कैसे इस मनी माफिया के जाल में फंसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले बात शिवपुरी की कर लेते हैं, जहां राजकुमार कुशवाहा ने वंडर लोन ऐप से महज 6,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन पैसा जमा करने में हुई देरी की वजह से यह लोन कुछ ही हफ्तों में लाखों में तब्दील हो गया, जिसके कारण राजकुमार के परिचितों को फोन कर जो लोन देने वाले उन लोगों ने धमकाया। उनके पिता को कॉल किया गया। उससे प्रताड़ित राजकुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब कुछ ऐसी कहानी मंडला के नीरज मालवानी की भी है। एक छोटे से लोन ने पूरी दुनिया नीरज की तबाह करके रख दी। लोन कंपनी ने उसकी फोटो को फोटोशॉप कर अश्लील फोटो में तब्दील किया और वायरल कर दिया, जिससे परेशान नीरज फांसी के फंदे पर लटक गया। तो वहीं सिवनी के निशांक राठौर भी मनी माफिया के इस मकड़ जाल के शिकार हुए हैं। उनकी अश्लील फोटो को उनके बहन और रिश्तेदारों को भेज दिया गया। लोन ली गई राशि का भी कई गुना चुकाने के बावजूद निशांक को लोन से आजादी नहीं मिली और आखिरकार ट्रेन के नीचे आकर निशांक ने जान दे दी। और चलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और हमारे साथ खास तौर पर सुनील सिंह बघेल, जो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचे हैं, पूरे मामले पर छानबीन की है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सुनील जी, निश्चित तौर पर यह मामला भयानक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके सामने पहली बार इस तरह का मामला सामने आता है। ऐसे मामले के अगर देखा जाए तो जो अपराधी है उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है, किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम करता है, कैसे आपने इसकी पड़ताल की? ज़्यादातर मामलों में जो सोशल मीडिया है और ज़्यादातर यूज़ अक्सर उन्हें उपयोग में लाते हैं, तो उनके ज़रिए विज्ञापन आते हैं, उनके ज़रिए मैसेज आएंगे कि इंस्टेंट लोन, इसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और 90 दिन में चुकाइए, 60 दिन में चुकाइए और 10% ब्याज दर होगी, 20% ब्याज दर होगी। और जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करता है, और जनरली विशेष करके कोविड के बाद ये मामले बहुत देखने में आए, तो जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप डाउनलोड करते समय ही उसकी फ़ोन बुक, उसकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, पूरी गैलरी, सबकी परमिशन ऐप मांगता है और वो अलाउ करते चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरी फ़ोन बुक और पूरे फ़ोन के डाटा पर सामने वालों का पूरा एक्सेस हो जाता है। और इसके बाद फिर सेकंड पार्ट चालू होता है। पता चलता है कि जो 90 दिन का वादा करके लोन लिया गया था, उसकी अवधि साफ 7 दिन कर दी गई है, 10 दिन कर दी गई है। और यहाँ तक होता है कि जब आप पैसा जमा कराते हैं, चलिए 7 दिन में यदि आप कोशिश करें कि आप पैसा जमा कराना चाहें, तो उसके बाद पेनल्टी और ब्याज की दर और जब वो इतना बढ़ता चला जाता है कि फिर आदमी एक के बाद एक जाल में उलझ जाता है। और जैसे ही आपने पेमेंट में कोई चूक की, तो उसके बाद वो पहले छोटे मैसेज भेजेंगे आप ही का फ़ोटो मार्क करके, जो एक बड़ा फेमस इनका जो एक कॉमन डायलॉग है कि मैं चोर हूँ, ऐसा एक पोस्टर आपके बना करके वो आपके सारे कॉन्टैक्ट बुक्स में भेज देते हैं। ये तो एक पहला एक इनिशियल होता है, कई लोग इसके दबाव में जमा कर देते हैं।
और इसके बाद फिर जब भी और डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसके बाद फिर ज़्यादातर वो आपकी महिला मित्रों को या आपके मदर फादर को निशाना बनाते हैं। इसके बाद प्रताड़ना का दौर और बढ़ता है, तब सीधे आपके महिला मित्रों को आपके घर परिवार में फ़ोन करके आप ही के गैलरी में से फ़ोटो डाउनलोड कर और फिर उनको भेजना शुरू कर दिया जाता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाता है और फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप ही के परिचित लोग होते हैं और उन्हें सारी चीज़ें भेज दी जाती हैं। तो इस तरह से ये एक के बाद एक, और गालियों का दौर, जैसे कि अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में दिखाएंगे कि जो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो शायद हमें 50 बार उसमें बीप लगानी पड़ी होगी। तो इस दर्जे की प्रताड़ना होती है। जी बिल्कुल। अब शरद जी आपका रुख कर रहे हैं। शरद जी, आज तक जो हम अपराध देखते थे, आमने सामने के अपराध होते, चाकू सामने रखता था, बंदूक सामने रखता था, पैसे छिना लेता था, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये हाई टेक्नोलॉजी के अपराध हैं, क्योंकि अब आजकल तो बच्चे बच्चे कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं, मोबाइल का सहारा ले, तो टेक्नोलॉजी में तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई पीछे नहीं छूटना चाहता। तो आखिरकार इन जालसाजों से बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। वो शोभित चतुर्वेदी जी हमारे साथ जो साइबर एक्सपर्ट हैं इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन ये तकनीक से अधिक मनुष्य के भय को कहीं उसको एक्सप्लॉइट करने का एक पूरा खेल है ये। क्योंकि इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ही अपने काम में बिल्कुल षड्यंत्रकारी की तरह माहिर हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ज़रूरत के मारे हैं, जिन्हें तुरंत पैसा चाहिए, और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, किसी को पता नहीं चलेगा, फ़ोन मेरे पास खुद ही आया, लिंक भेज दिया गया, तुरंत क्लिक किया, 18,000 20,000। इसमें लाखों वाले नहीं फंसते, इसमें जिनको 25,000 30,000 की ज़रूरत है वो ज़्यादा फंसते हैं। और जैसे ही उन्होंने वो पैसा लिया, उनको ये नहीं मालूम होता, क्योंकि वो इतने डिजिटली अवेयर नहीं है, कि उनकी शर्त सारी हो गई और उनका फ़ोन ही हैक हो गया। लैपटॉप पे लिंक आया है तो लैपटॉप हैक हो गया, या फिर उनके डेस्कटॉप पर आया है तो डेस्कटॉप ही पूरा हैक हो गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझन और पेचीदगी पैदा करती हैं, क्योंकि ये मुश्किल इतनी बढ़ती चली जाती है कि ये बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा करती हुई आगे परेशान कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको डरना नहीं चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में सोशल स्टिग्मा, यानी कि कोई लांछन या ब्लैकमेलिंग का डर इतना भयानक होता है कि वो मरने से भी अधिक भयानक होता है। और यही वजह है कि ये लोग बहुत साइकोलॉजिकली ऑपरेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको डराते हैं, आपसे बार बार ये कहते हैं कि आपकी पत्नी के फोटो हम भेज देंगे, आपके पेरेंट्स को भेज देंगे, कथित रूप से आपत्तिजनक तमाम चीज़ें हैं। और ये करते करते आदमी फंसता हुआ चला जाता है और उसके पास मरने फिर सुसाइड का एक रास्ता चुनता है। तो ये बहुत भयानक बात है। जो लोग इस समय टीवी देख रहे हैं, बहुत सावधान हो जाएं वो, कि आप अगर, क्योंकि भारत में स्मार्टफोन गांव-गांव में है, कस्बों में है। आज भी मैं देखता हूं, जैसे हमारे एटीएम में लोग आते हैं और वो किसी से पासवर्ड डलवा कर साथी से पैसे निकालते हैं। आज भी लोग स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए अपने परिवार के युवा सदस्य को बुलाते हैं, उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए उनके फंसने का चक्कर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम किस पर क्लिक करना है, किस पर नहीं करना है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे वो पीड़ित लोग डरते हैं। आपको मनी माफिया के मकर जाल में फंस चुके पीड़ित शख्स की जुबानी ही सुनाते हैं कि वो इस जाल में फंसे कैसे और उन्हें प्रताड़ित कैसे किया गया। एक क्लिक पर उन्होंने मेरे अकाउंट में धड़ाधड़ लोन डाल दिए, जिसमें मुझे 3,000 के 1,800 रुपये पे करने रहते थे 6 दिन में। जो कि ब्याज का तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। अपन पे करते गए, 30,000 रुपये के 60,000 रुपये उन लोगों ने मुझसे भरवाया। अभी भी उसके बाद भी उनसे डिमांड है। और उसके बाद उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मैंने जब पे करना बंद कर दिया, मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, उसने कहा मत पे कर इसको, ये सेंसलेस है लो। तो मैंने बंद करा अपना नंबर, तो उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में उल्टे सीधे मेरे फ़ोटोज़ बना कर भेजे और बहुत ब्लैकमेल करा। मेरे फैमिली मेम्बर्स के, मेरे भाभी के, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सबको उल्टे सीधे उन्होंने भेजे फ़ोटोज़, और उनको भी ब्लैकमेल करा कि इसका लोन आप पे करो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने सुना कि कैसे भोपाल का ये शख्स इस जाल में फंस गया, और अब आपको सुनाते कि कैसे इन्हें और इनके रिश्तेदारों को फोन करके परेशान किया जाता था। बात कर रहा मेरी चप्पल मारेगा।
लाइन पे लेके बात कर रहा है, इससे मेरी कॉन्फ्रेंस कर दो। आप बहुत कुछ नहीं सुन पाए होंगे। ये ऑडियो गालियों से इतना भरा हुआ है कि इस ऑडियो में गालियों के अलावा कुछ है ही नहीं। इतनी प्रताड़ना के बाद भी अगर ये पीड़ित आज जिंदा है तो वो है घर वालों और दोस्तों का सपोर्ट, जिसके बिना शायद इसका भी वही हाल होता जो मनी माफिया के मकर जाल में फंसे हर शख्स का होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज का उतना ही हिस्सा है, समाज के साथ साथ जो है आसपास के लोगों का भी उतना ही जो है हिस्सा है कि वो कैसे इससे बाहर निकाले। और शरद जी, कैसे समाज के लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए? पहले तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं सुनील जी को बहुत अप्रिशिएट करूंगा इसके लिए कि बड़ा मुश्किल होता है किसी विक्टिम को आप कैमरे के सामने लाएं। यही बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि बहुत कठिन होता है, और वो भी बहुत डरा हुआ व्यक्ति था क्योंकि उसकी फैमिली भी इसके लिए राजी नहीं थी, इसीलिए हम उनकी पहचान और उनकी तमाम चीज़ों को हमने उजागर नहीं किया है। और यही वो डर है जो आपके ब्लैकमेलिंग के पीछे जिम्मेदार होता है। मैं सुनील फिर एक बार आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत कम वक्त था, इन कम वक्त में आपने न सिर्फ एक पीड़ित को ढूंढा बल्कि इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी। शोभित जी इस समय वायरल से उठे हैं, परेशानी है, गला खराब है, नाक में भी समस्या है, लेकिन हमने बहुत आग्रह कर कर इन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बीच में अगर कुछ थोड़ा सा आपको कोई व्यवधान आए तो प्लीज़ बियर विद अस। शोभित जी मुझे समझाइए, एक तो VoIP कॉल के ज़रिए फ़ोन किया जाता है, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चमकता है वो पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो सिंगापुर से भी हो सकता है, वो बैंकॉक से भी हो सकता है, और जैसे अभी कमलनाथ जी के नाम से कुछ कांग्रेस के नेताओं को पैसा करके उन्हीं का नंबर उनकी स्क्रीन पे चमका, कमलनाथ जी का जो नंबर है। लेकिन ये VoIP कॉल क्या होती है और ये षड्यंत्र का कौन सा मामला है, किस तरह से किया जाता है इसे? देखिए, वॉइस कॉल जो है ये एक्चुअली इंटरनेट कॉलिंग एक सिस्टम होता है जिसके तहत आप कोई भी नंबर से इंटरनेट कॉलिंग कर सकते हैं। इस पर कोई भी जो आप अगर देखें, अगर आपके मोबाइल पे वॉइस कॉल आएगा तो उस पर CDR नहीं आएगा, मतलब आपके इनबॉक्स पे नहीं आएगा, वो आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इस टाइप के कॉल्स आते हैं। और अगर आपके वो सिम पे आ रहा है तो वो CDRs पे नहीं आके IP CDRs पे आता है, क्योंकि ये चीज़ जनरेट होती है इंटरनेट से। और इंटरनेट से कॉल करने पर उस पर आप किसी की भी ID दे सकते हैं। हालांकि ये बैन है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करी हुई हैं, पर अभी भी इतनी लाखों वेबसाइट्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसा कमलनाथ जी के टाइम में भी हुआ है अभी। और ये जो केस जितने भी हो रहे हैं, एक्चुअल ये जो फ्रॉड्स होते हैं ये वॉइस कॉल से ही होते हैं। जी हाँ सुनील जी। हाँ शोभित, मैं पूछना चाह रहा था, आपने अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो एक भी कॉल इंडिया से नहीं है। एक तो व्हाट्सएप पे तो होता ही है, मतलब कभी उसमें +92 पाकिस्तान का कोड है, कहीं बांग्लादेश का कोड है, तो इसको क्या ये असंभव है क्या ट्रैक करना? क्योंकि जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं तो जनरली हम खाली हाथ होकर के लौटते हैं। जैसे अभी हम एक पीड़ित को दिखा रहे थे, उसने भी पुलिस कंप्लेंट की, साइबर कंप्लेंट की, लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, तो वो तो खैर यार दोस्तों की मदद से और समझाने से बच गया, लेकिन हर कोई उतना लकी नहीं होता। तो क्या इसको पकड़ना असंभव है? एक्चुअल जो वॉइस कॉल होते हैं इसको ट्रेस करना बहुत आसान है। पुलिस विभाग इस पर साइबर सेल काम कर रही है और कई लोगों ने ट्रैप भी किया है। लेकिन एक्चुअल जो ऑनलाइन लोन फ्रॉड जो है इस पर एक्चुअली कानून नहीं है, अभी तक इस पर कोई नियम और कानून नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखें ऑनलाइन गेमिंग पे जो चल रहा है या ऑनलाइन जो फ्रॉड, ये ऑनलाइन जो लोन है, इस पर अभी कानून नहीं है। और इसके लिए बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई इस पर कानून लाना चाहिए, क्योंकि 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ है IT एक्ट का, तो IT एक्ट के अंदर बहुत कम ऐसी धारा हैं जो इस पर कवर कर रही हैं। तो IPC में भी ऐसी कोई धारा नहीं है ऑनलाइन की। जो गैमलिंग की है वो अकेली है। और अगर IT एक्ट की बात करें तो IT एक्ट में भी धारा 66 थी जो हटा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कोई ना कोई इस पर एक्ट लाना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें पुलिस बहुत जल्द से जल्द इस पर गतिविधियों पर एक्शन लेगी। जैसे एक प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी पासा एक्ट है, लेकिन वो सब पुलिस को इतना एम्पावर नहीं करता या सिस्टम को इतना एम्पावर नहीं करता कि प्रभावी लगाम लग सके। जैसे कि इनके ज़्यादातर जो भी मनी माफिया हैं ये सब, इनके सर्वर सब विदेशों में हैं, क्लाउड सर्वर हैं, चाइना में है ज़्यादातर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आया शरद जी, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग जो कंपनी है जिनको हम NBFC कहते हैं, तो इस पूरे नेटवर्क में 2 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक तो शेल कंपनियों का और दूसरा NBFC का। थोड़ा शेल कंपनी समझा दीजिए। हाँ, मैं शेल कंपनी में ऐसा कहूं कि जैसा देखा होगा कि फर्जी नाम से कंपनियां खोल दी जाती हैं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सरकार का दावा है कि करीब उन्होंने 2 लाख कंपनियां ऐसी बंद की हैं
लेकिन अभी भी हमारे चारों तरफ फर्जी आईडी, ज़्यादातर ये कॉल सेंटर होते हैं, यहाँ का डाटा लेते हैं, यहाँ से आईडी लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता है और हमारे नाम पर कंपनी खड़ी हो जाती है। और हमने ऐसी की हैं खबरें कि जिसमें 250-300 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और वो सब्जी बेच रहा है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों से लेते हैं। दूसरा, जनधन खाते से खाते उधार लेते हैं कि तुमको इतना ट्रांजैक्शन होगा। इसीलिए जब हम पड़ताल कर रहे थे तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकल करके आई कि जो यूपीआई नंबर है, जैसे आज सपोज कीजिए कि आपको किसी लोन का, आपने लोन लिया है और पेमेंट करना है, तो जो यूपीआई नंबर है वो यूपीआई नंबर बड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जबकि हमारा ये कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस बैंकिंग पे, इस फाइनेंसिंग पे कोई तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ज़्यादातर वही जो फर्जी कंपनियां होती हैं उनके डायरेक्टर्स के डाटा बिकते हैं डार्क वेब पे, और वो डाटा खरीद करके उन डायरेक्टर्स के अकाउंट लेकर के और उन्हीं पे ट्रांजैक्शन होता है और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद अकाउंट बंद कर दिया जाता है और पुलिस कभी जांच भी करना चाहे तो असली लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। शरद जी, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है, जैसा शोभित जी ने हमें बताया, कि अभी कोई भी इफ़िशेंट लॉ इससे डील करने के लिए हमारे पास नहीं है। और जब तक कोई कानून नहीं होगा तो जैसा खुद, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि पुलिस में साइबर सेल जो है, ये साइबर सेल ही डेवलप हो रहा है अभी, और ये बड़ी एक चुनौती है जिससे निपटना ललित बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर साइबर लॉ नहीं है, लेकिन एक लेमैन की भाषा में बात करें, अगर बच्चे हैं वो कंप्यूटर या मोबाइल पे चल रहे हैं, कैसे ये कहा जाता है अक्सर कि इस लिंक को क्लिक ना कीजिए, शायद इससे फ्रॉड हो सकता है। कैसे बच्चा समझे किसको क्लिक करना है, किसी को क्लिक नहीं करना है, किस चीज़ से फ्रॉड हो सकता है, तो ये आपसे समझना चाहेंगे शोभित जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो है अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी एजुकेशन में, सिस्टम में इसको नहीं डाला जाएगा, जब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। और स्कूल कॉलेजेस में जहाँ तक बताया जाता है तो ये सिखाया जाता है, जो लिंक्स हैं या वेबसाइट्स हो उसमें कॉर्नर में अगर आप एड्रेस बार पर देखें तो एक ताला बना हुआ आता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग में इतनी सारी जिज्ञासा है और दूसरा लालच, फ्री में मिल रहा है, फ्री में ये मिल रहा है, फ्री में वो मिल रहा है। तो जहाँ हम फ्री के चक्कर में उड़ते हैं कि यार फ्री में किताब मिल रही पढ़ने के लिए, फ्री में गाना हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये भारतीयों की जो मानसिकता है फ्री की, कि ये हमें फ्री मिल रहा है, तो फ्री वो कुछ नहीं मिल रहा है, वो आपका मोबाइल, आपका सिस्टम या आपका लैपटॉप या आपका टैबलेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका डेटा ले लेगा और आपका डेटा कहीं ना कहीं हैक होगा या कहीं ना कहीं वायरस आपके सिस्टम में आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं करप्शन, ये सब चीज़ें साइबर फ्रॉड में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। तो मेन चीज़ है कि हमें खुद पहले ये चीज़ देखनी है कि हमें हर चीज़ वो वर्जन यूज़ करना है जो पेड हो, जो सही हो। चाहे हम विंडोज़ की बात करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम मोबाइल ऑपरेटिंग की बात करें, चाहे वो iOS हो, चाहे आपका जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर हर चीज़ फ्री में कुछ नहीं मिलता। एप्पल जो आईफोन होता है, आईफोन में फ्री कुछ नहीं है, सब चीज़ उसकी रिंगटोन भी आपको परचेज़ करनी पड़ती है। एंड्रॉयड में हर चीज़ फ्री है। तो जहाँ फ्री है, आपने केस बहुत कम एप्पल के केस सुने होंगे जिसमें कोई फ्रॉड हुआ हो, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है जो 420 वाला है, फ़ोन करके OTP ले लिया, तो ये आईफोन की सर्विसेज नहीं है। लेकिन आईफोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिस कारण से आईफोन बच जाता है, क्योंकि वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को चलने नहीं देता है। लेकिन एंड्रॉयड ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड बहुत सस्ता है, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। वो एक ऐसा स्मार्टफोन है जो सारी चीज़ हमारी आपकी सब जो है, जितनी भी जैसे कहते हैं ना डेटाज है, आपका हार्ट बीट कितना है, आपका BP कितना है, अगर आप चेक करें तो किसी की उसमें ये सब दवाइयों का, ये मेडिसिन का, घूमने जाने का जो आपका एड्स आते हैं, ये एक्चुअली डेटा माइनिंग काम है। कहीं ना कहीं ये डेटा हमारा बाहर जा रहा है और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो ये जा कहाँ से रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम इस पर खुद कंट्रोल करें, मतलब हमको खुद अवेयर होना है, हमें जागरूक बनना है और जानकार बनना है, तभी हम इन सब चीज़ से बच सकते हैं। और अगर हम लालच करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें जागरूक होना है, अवेयर होना है, लालच नहीं करनी है। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो भी डरना नहीं है। हालांकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि सतर्क रहिए, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी कह रहे हैं कि आपको डरना भी नहीं है, साइबर एक्सपर्ट्स के पास जाना है, पुलिस की मदद लेनी है। अगर कभी इस तरह के किसी फ्रॉड में आप फंस जाते हैं, कोई आपकी कोई तस्वीरें वायरल करता है, तो भी आत्मग्लानिवश आप कोई कदम न उठाएं, इस पर सोचिए, क्योंकि आप और आपके पूरे परिवार का पूरा मामला है। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर मनी माफिया के इस पूरे जाल को हमने खोलने की कोशिश की। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।